हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आज आपसे चर्चा करूंगा पठारों के बारे में। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डाल करके लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पठारों के संदर्भ में। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें पठारों की उत्पत्ति की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, लिख लीजिएगा आप, उत्पत्ति हेडिंग डाल के, उत्पत्ति। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टकराव हुआ, भूमिगत टकराव के कारण जो है जमीन में दरारें पड़ गई। जब धरती में या पृथ्वी में दरारें पड़ गई तो उन दरारों से जो है मतलब लावा निकला, या हम कह सकते हैं लावे के द्वारा ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। और जब इस तरह से ये जब दरारें पड़ गई तो इन दरारों से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, लावा निकला, और ये लावा जो था धरातल पे जम गया। और जब ये जम गया धरातल पे तो काली मिट्टी का इसने रूप ले लिया, या हम कह सकते हैं इस काली मिट्टी के ढेर या जमाव के कारण ही जो है इनको क्या कहा गया, पठार कहा गया। ठीक है, ये आपका काली मिट्टी, और जब ये मिट्टी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई तो इसको क्या कहा गया, पठार कहा गया। ठीक है, तो पठारों के संदर्भ में भारत में प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 8 पठार पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से, उनके नाम मैंने आपको पिछले वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उसमें मैंने दे दिए हैं। पठार यानी पहाड़ों के संदर्भ में, प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। अब हम एक एक पठार को लेकर के चर्चा करेंगे कि पठार, कौन सा पठार कहाँ पर है और उसकी क्या इंपोर्टेंस यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आपको मिला था ये विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत था, और यहाँ पर है ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का पठार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक पठार हमको मौजूद मिलेगा, और इस पठार को कहा जाता है मालवा का पठार। यह है आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार की यदि हम बात करें तो यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, यानी यह गुजरात और प्लस मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इससे आगे यदि हम चलें तो इससे आगे मिलेगा हमें बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर हमें मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो बुंदेलखंड के पठार के लिए ये भी प्रश्न बन जाता है कि विंध्याचल और ग्वालियर के पठार के, विंध्याचल पर्वत और ग्वालियर के पठार के मध्य जो मिलेगा वो आपको बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। और बुंदेलखंड के पठार की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से ये थोड़ा आगे को बढ़ता है, ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आगे बात यदि हम करें एक और पठार की तो यहाँ पर जो पठार पड़ेगा उसे कहा जाता है बघेल खंड का पठार, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बाद आप धीरे धीरे इसको मैपिंग करते रहो, नोट भी करते रहो। बघेलखंड के पठार के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से यह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में यह पठार पाया जाता है। और इस पठार को लेकर के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। यदि हम बात करें तो इस पठार के ऊपर जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें राजमहल की पहाड़ियां कहा जाता है, राजमहल की पहाड़ियां। और यदि हम बात करें राजमहल की पहाड़ियों की तो इन पहाड़ियों से भी कई नदियां उद्गमित होती हैं। और यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में और प्रश्न ये बन जाते हैं
कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, या राज्य की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को भारत का रूर कहा जाता है। नागपुर के पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी का एक प्रदेश है रूर प्रदेश, और वहां पर अत्यधिक मात्रा में विश्व प्रसिद्ध है बिटुमेन से कोयले का निर्माण, या बिटुमेन से कोयला वहां से प्राप्त किया जाता है, रूर प्रदेश जर्मनी का। भारत के संदर्भ में छोटा नागपुर पठार से भी बिटुमेन से कोयला निकलता है, बिटुमेन कोयला। बिटुमेन से कोयले के भंडार छत्तीसगढ़ में है, इसलिए छत्तीसगढ़ यानी छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इसे भारत का रूर, भारत का रूर कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से यदि हम बात करें छोटा नागपुर के पठार को लेकर के, तो यहाँ इसकी दक्षिण दिशा में यहाँ से एक नदी निकलती है जो विंध्याचल पर्वत के संदर्भ में प्रश्न बनाती है, और इस नदी का नाम है महानदी। महानदी निकलती है। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि इसी छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है, ये इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं शिलांग के पठार की, तो यहाँ पर एक पठार मिलेगा, ये यहाँ पर ये पठार है शिलांग का पठार, ठीक है। शिलांग, शिलांग का पठार यदि हम बात करें इसकी, तो मेघालय में शिलांग के पठार का विस्तार है। और शिलांग के पठार की यदि ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो नोकरेक, ठीक है, इसकी चोटी मिलेगी नोकरेक। आगे हम थोड़ा जो है आगे चलते हैं, इसके बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से शिलांग के पठार की, तो शिलांग का पठार मुख्य रूप से मेघालय में है। और यदि हम बात करें तो मेघालय में यहाँ पर शिलांग के पठार की और जो है 3 पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है, और उन तीनों पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो एक है गारो, एक है खासी और एक है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियां जो है शिलांग के पठार का भाग है। और यदि हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में इन पहाड़ियों के आधार पर यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं इनको जनजाति के रूप में जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति जो है ये आपकी मेघालय में पाई जाती है। दूसरी बात, मेघालय की यदि हम बात करते हैं यहाँ से, तो मेघालय के संदर्भ में यह प्रश्न बन जाता है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में या विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय का पहले नंबर पे आ जाता है मानसिंह राव। मानसिंह राव या मानसिंह राम, मानसिंह राम में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो मानसिंह राव में होती है, जो मेघालय में, और शिलांग के पठार के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरे स्थान पर आ जाता है चेरापूंजी, चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी यहाँ पर इसके बाद दूसरे स्थान पर वर्षा ज्यादा होती है। अब यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने अभी जाना था छोटा नागपुर के पठार के बारे में, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की इंपोर्टेंट ये बनती है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज या खनिजों का भंडार पाया जाता है वो छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। यानी भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार, सर्वाधिक खनिज भंडार, सबसे ज्यादा जो खनिज के भंडार पाए जाते हैं वो छोटा नागपुर के पठार यानी छत्तीसगढ़ से पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और वहीं पर यदि हम बात करें खनिज विविधता की, खनिज विविधता की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज विविधता पाई जाती है राजस्थान में। और खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है, अजायब घर।
तो ये बातें आपने याद रखनी है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार। और खनिज यानी जैव विविधता के क्षेत्र में जाना जाता है खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को, और राजस्थान को जो है जैव विविधता के संदर्भ में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ से और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बन सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार के दो भाग हैं। जैसे ये छोटा नागपुर का पठार हो गया, इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक भाग को कहा जाता है रांची का पठार, रांची का पठार, और दूसरे भाग को कहा जाता है हजारी पठार, हजारी पठार। तो कभी कभी हमसे प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि छोटा नागपुर पठार के कितने भाग है? दो भाग है, एक रांची का पठार और दूसरा हजारी का पठार। वहीं पर यदि हम बात करें कि मिकिर और रोसाना पहाड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिकिर व रेसाना या रोसाना। मिकिर व रोसाना पहाड़ियां जो पाई जाती हैं ये मुख्य रूप से असम में पाई जाती हैं, असम में पाई जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि इन पठारों के संदर्भ में जो है ना यहाँ पर भ्रंश घाटियां पाई जाती है। जैसे एक पठार ये हो गया, एक पठार ये हो गया, तो यहाँ पर इनके बीच में भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। और इन भ्रंश घाटियों के संदर्भ में प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो नर्मदा नदी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, भ्रंश घाटी नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं तो एक और पठार है दक्कन का पठार, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के पठारों की। तो दक्षिण भारत के पठार, दक्षिण भारत के पठारों की यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर है, ये आपका दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की यदि हम बात करें तो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हम बात करें तो यह है आपका मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। मैसूर के पठार की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कर्नाटक में है। और मैसूर के पठार में पहाड़ियां मिलती हैं कुछ जिन्हें कहा जाता है बाबा बुदन की पहाड़ियां या बाबूदाना की पहाड़ियां। उसके बाद ये है आपका तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार की यदि हम बात करें तो जब नर्मदा नदी यहाँ से निकलती हुई आती है तो तेलंगाना के पठार को दो भागों में विभाजित करती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जब निकलती हुई आती है तो तेलंगाना के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, एक दक्षिणी हो जाता है भाग और एक हो जाता है भाग इसका उत्तरी। उसके बाद मुख्य रूप से प्रश्न ये बनता है कि दक्षिण भारत के पठार कौन कौन से हैं। तो दक्षिण भारत के मुख्यतः ये तीन पठार हैं, ये पठार दक्कन का पठार, मैसूर का पठार और तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार भारत के राज्य तेलंगाना में ही पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और यहाँ से क्या क्या इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। मैसूर के पठार की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैसूर राज्य, मैसूर की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो हैदर अली का नाम यहाँ पर आ जाता है। हैदर अली के नाम को लेकर के प्रश्न पूछेगा। 1761 में हैदर अली ने इसकी जो है स्थापना करी थी। ठीक है, स्थापना 1761 में हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना करी थी 1761 में। उसके बाद यदि हम बात करें तो दक्कन के पठार से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है लोनार झील को लेकर के, जो क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील है, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। यहाँ पर लोनार झील कहते हैं हम इसको, या क्रेटर झील कह देते हैं, या कई बार इसको ज्वालामुखी झील की संज्ञा भी दी गई है, जो आपके भारत के राज्य महाराष्ट्र में पड़ती है। या कई बार ऐसे कहते हैं कि उल्का पिंड जब
वायुमंडल से टकराकर हमारी पृथ्वी की सतह पर आकर के गिर जाते हैं तो वो एक लोनार झील या क्रेटर झील का निर्माण करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये लोनार झील महाराष्ट्र की, या इसी को हम कहते हैं क्रेटर झील। उसके बाद एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत में खनिज जो पाए जाते हैं काफी मात्रा में, भारत में काफी मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कर्नाटक को लेकर भी प्रश्न बन जाता है। और यदि हम बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा खनिज जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं ब्राजील में। विश्व में खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्राजील में। यदि हम बात करें पठारों के संदर्भ में, तो यहाँ पर पठारों को लेकर के जो हमारा टॉपिक था वो लगभग पूरा हो चुका है। एक प्रश्न ये बन जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। उसके बाद एक प्रश्न ये बन जाता है कि दक्कन का पठार जो है भारत को दो स्थितियों में भी विभाजित कर देता है, नीचे दक्षिण भारत और ऊपर उत्तर भारत। तो पठारों को लेकर के हमारे यहाँ से विशेष प्रश्न जो बनते थे वो हमने यहाँ पर पूरे कर दिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे द्वीपों को लेकर के। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।